तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16 और 21 दोनों में ही काम आने वाला सीपीडब्ल्यूए कोड, और सीपीडब्ल्यूए कोड का हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका पहला वीडियो है जिसका हमने नाम दिया है 5.1। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। एप्रोप्रिएशन एंड रीएप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन शुरू करें, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में ही इसका डेफिनेशन पढ़ा है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन चैप्टर 2 में ही पढ़ा है। तो हम लोग सीधे चैप्टर 2 से ही शुरू करते हैं, जो हमने पहले पढ़ रखा है। दैट विल बी क्वाइट कंफर्टेबल फॉर अस कि हम लोगों ने उसको एक बार देख रखा है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या? मींस एन असाइनमेंट ऑफ फंड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 2 पॉइंट नंबर 4, डेफिनेशन 2 P4 कर देते हैं इसको, पॉइंट नंबर 4। और यहाँ पर जो एप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन है वो क्या है? डेफिनेशन में खास बात दी गई है असाइनमेंट ऑफ फंड। तो पहला है असाइनमेंट ऑफ फंड, ठीक है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है? टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। और तीसरी बात क्या लिखी हुई है? इंक्लूडेड इन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए कि असाइनमेंट ऑफ फंड स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, जो कि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहते किसको है या नहीं? बताइए। हेलो, हाँ सर। इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, बताइए। 5.2.5 का सी, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन को समझने के लिए हमें इसी चैप्टर के 5.2.5 के सी में देखेंगे। और कोई भी आदमी पढ़ना शुरू कीजिए, क्या है प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्योंकि असाइनमेंट ऑफ फंड तो समझना कोई मुश्किल नहीं है, किसी को फंड असाइन किया गया है। स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को समझना भी मुश्किल नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर है इंक्लूडेड इन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये कहां लिखा हुआ है? इसको कोई पढ़ना शुरू कीजिए। 5.2.5 का पॉइंट नंबर सी पढ़िए। The main unit of classification in account shall be the major head, which shall be divided into minor heads. सी 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 ए बी सी। Okay. An object is termed as unit of appropriation on the expenditure side of. बस रुक जाइए। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन का 5.2.5 सी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हेड जो होता है उसी को कहा गया है यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, सॉरी प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे? यही है सर, है ना। इसका मतलब कि हम जहां जहां ऑब्जेक्ट हेड पढ़ेंगे वहां वहां हमको प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन समझना होगा, है ना। करेक्ट सर। और इसी प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में जो आइटम इंक्लूडेड है, कौन सा? स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसी को जब असाइन किया जाता है फंड, उसी को एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट रह गया है? नहीं सर। समस्या क्या है? जो लोग नए हैं कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट हेड क्या है, ये कौन सी बला है? मैं बताता हूं कौन सी बला है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए, इसको समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट हेड कौन सी बला है, आपको 5.2.5 का ए और ए का सेकंड पारा पढ़ना होगा। 5.2.5 का ए और ए का सेकंड पैराग्राफ जरा पढ़िए तो। The sector major heads, हाँ पढ़िए। the sector major heads, minor heads, sub heads, detail head and object head together constitute a 6-tier arrangement of the classification structure of government account. ठीक है, तो पहली बात इसमें जो लिखी हुई है वो है कि 6 टायर क्लासिफिकेशन है।
पहली बात क्या लिखी हुई है कि 6 टायर क्लासिफिकेशन है और उसका नाम भी दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है भाई? इसके लिए हमने जो नेमोनिक्स तैयार किया है वो तैयार किया है MSMSDO, है ना। मेजर हेड को कैपिटल में लिख देंगे, सब मेजर हेड को भी कैपिटल में, माइनर हेड को हम लोग लिखेंगे स्मॉल में, एम स्मॉल में लिख रहे हैं, ठीक है। माइनर हेड, राइट। अब सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है। 6 टायर क्लासिफिकेशन का यही नाम है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये ऑब्जेक्ट हेड पढ़ रहे थे। देखिए ऑब्जेक्ट हेड आपको मिल गए यहाँ पे, यस सर, है ना। ये ऑब्जेक्ट हेड आप लोग को यहाँ पे मिल गया, है ना। The sector, sub major head, minor head, sub head, detail head, object head together constituted a 6 tier classification. Okay? Arrangement for the classification structure of government account. और ये 6 tier classification है, इसको गवर्नमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको चैप्टर का जो फर्स्ट हेडिंग था एप्रोप्रिएशन, उसको हमने चैप्टर 2 से फिर चैप्टर 5 में रिलेट किया। वहां पर आपको पता चला कि आपको ऑब्जेक्ट हेड जानना है, फिर ऑब्जेक्ट हेड को हमने रिलेट किया 5.2.5 के पैराग्राफ से, और इस तरीके से आपको एक मोटा मोटी इमेज बन गया होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनके मन में अभी भी इमेज नहीं बना कि भाई ये आखिरकार 6 टायर क्लासिफिकेशन है, ये उल जरूर बात है क्या। जो पुराने को जानते हैं, नए हैं जो मेरे वीडियो के माध्यम से भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको समझाता हूं ये क्या है। अभी आप जाइए किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, राइट, तो आपको कुछ डिजिट का अकाउंट मिल जाता है। पैन नंबर खुलवाने जाइए, पैन बनवाने जाइए, वहां भी आपको पैन नंबर मिलता है। आधार कार्ड बनवाने जाइए, वहां भी आधार कार्ड मिलता है, तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक नंबर होता है। आप जान लीजिए ऑल दो नंबर्स आर नॉट सेट ऑन अ रैंडम पैटर्न, ठीक है। वो रैंडम सेट नहीं होता है, उसके अंदर में कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है, तो हम लोगों को वो पैटर्न जानना होता है। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट अकाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन जो है, कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसका हम लोग अकाउंट में बुकिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग अकाउंट में बुकिंग किसकी करेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको पढ़ना होगा ये तो है, इसमें दिया हुआ पॉइंट नंबर 29 मेजर हेड माइनर हेड में दिया हुआ है कि पॉइंट नंबर 29 ऑफ गार कहां लिखा हुआ है? गार का 29 नंबर का पारा में लिखा हुआ है। इस चैप्टर में कहीं लिखा हुआ है क्या? चलिए नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग शायद किसी दूसरे चैप्टर में इसको हम लोगों ने देखा होगा, मे बी इन चैप्टर 3 सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में। हाँ, सिस्टम ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सिस्टम ऑफ अकाउंट में 3.1.2 उसको एक बार जरा पढ़िए, तब आप लोग यहां से रिलेट कर पाइएगा। पढ़िए जरा 3.1.2। The general principles to be followed in the classification of public works expenditure are laid down in Rule 29 of Government Accounting Rules 1990 and notes under major head। मुझे नोट करवा लेने दीजिए, वरना बच्चे कहेंगे कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जनरल प्रिंसिपल गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग है ना, इसका जनरल प्रिंसिपल लिखा हुआ है गार के रूल नंबर 29 में। गार के रूल 29 में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है जरा आगे पढ़िए। Which is reproduced below as a general rule. The classification of transaction in government accounts shall have closer reference to function, program and activity of government and the object of the revenue or expenditure rather than the department in which revenue or expenditure occurs. This principle बस ठीक है। rather than the department, डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन नहीं तैयार किया है। हमने जो क्लासिफिकेशन तैयार किया है वो 3.1.2 स्पेसिफाई कर रहा है कि वो फंक्शन, जिसको कि मेजर हेड को फंक्शन कहा जाता है,
सब फंक्शन, इसमें पूरी बात नहीं लिखी हुई है ना, पूरा लिख देता हूं, इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइनर हेड प्रोग्राम, अरुण जी, अरुण पराशर जी, जी आप सर, लोग को आपको पता है? हाँ सर, FPS। ठीक है, और ये तो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है ही, है ना। तो अब ये कह रहा है 3.1.2 कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो क्लासिफिकेशन तय किया गया है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं है, ठीक है, वो किसके हिसाब से है? फंक्शन, प्रोग्राम एंड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये फंक्शन है, अब सब फंक्शन को बाद में बांट दिया गया है, प्रोग्राम है, और यहाँ स्कीम वर्ड यूज ना करके एक्टिविटी वर्ड यूज किया गया है। इसीलिए कभी भी अगर एक्टिविटी वर्ड पूछ लिया जाए तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, उसको आप एमएसएम के बाद एस में डिनोट कर दीजिएगा, दैट इज सब हेड। समझ रहे हैं? हेलो, अब आप देखिए, हाँ, अब आप देखिए, जैसे आपने मेजर हेड को एम, सब मेजर हेड को एस इस तरीके से लिखा, हम लोग यहाँ पर हमने कैपिटल में लिखा है, हम यहाँ स्मॉल में लिखेंगे इसी के साइड में। तो फंक्शन का हम स्मॉल में एफ लिखेंगे, सब फंक्शन का एफ और पी का स्मॉल पी, है ना। स्कीम का फिर स्मॉल एस और फिर एस और फिर स्मॉल पी, स्टैंड फॉर प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब हम देखिए इसको कैसे, हमारे पास निमोनिक्स क्या है, याद करने का ढंग, याद करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एमएसएम, एसडीओ और एफएसपी और एसएसपी। एमएसएम एसडीओ तो आपको भाई याद करना होगा दिल कड़ा करके, एफएसपी यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस और एसएसपी यानी सेकंड सेलिंग प्राइस। ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस है नहीं, याद करने के लिए आसानी होगी कि भाई मेजर रेट, सब मेजर रेट। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जाम चालू होता था ना तो मैं क्वेश्चन देखता ही नहीं था, लिटरली आप लोग को मैं एडवाइस करता हूं, आप लोग का जैसे एग्जाम चालू हो जाए घबरा करके सीधे कंप्यूटर देखने में मत लग जाइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के पास में नोटबुक मिलता है, नोटबुक में आपको जो जो याद है, जैसे ये सब डायग्राम आप बना लीजिए, पूरा डिटेल में मत बनाइए, स्मॉल में बनाइए, ऐसे लिखिए एमएसएम, एसडीओ, एसएसपी, एसएसपी लिख लीजिए। लिखने के बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये हो गया फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, और ये हो गया स्कीम, सब स्कीम और प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब आते हैं इसको कितना डिजिट दिया गया है, तो इसको 4 डिजिट दिया गया है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट को आप समझने के लिए 4 मत समझ लीजिएगा, ये 0 0 0 0 ऐसे समझिए, 4 डिजिट, समझे कि नहीं। इसका मतलब है मेजर हेड जो है आपका 0001 से लेकर के 9999 मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है, इतना हो सकता है ये। हालांकि प्रैक्टिकली ये है नहीं, प्रैक्टिकली 0001 से लेकर के 49 नहीं है, लेकिन मैंने बताया है, तो ये इस तरीके से 4 डिजिट समझिएगा, ठीक है। अब हम 4 डिजिट नहीं लिख रहे हैं, अब हम डिजिट लिख रहे हैं 4, ठीक है। उसी तरीके से सब मेजर हेड 2, माइनर हेड 3, यहाँ पे सब हेड 2, डिटेल हेड 2, ऑब्जेक्ट हेड 2। यहाँ पे आप देखिए 4 2 6 3 9 डिजिट, 2 2 4 6 डिजिट, टोटल हो गया 15 डिजिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन जिसका क्लोजर रिलेशन है फंक्शन, प्रोग्राम, एक्टिविटी से, रेदर देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से नहीं है, उसका आप जब अकाउंट नंबर बनता है, यानी कि ये हेड का जो बुकिंग है उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट नंबर नहीं कहते हैं उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, और वो होगा 15 डिजिट का। तो 15 डिजिट क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 15 डिजिट क्लासिफिकेशन। और ये 15 डिजिट क्लासिफिकेशन किसका है? ये है आपका ट्रांजैक्शन का, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन का। कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे रिसीट हो, पेमेंट हो, कुछ भी हो, इसका ये जो क्लासिफिकेशन होगा 15 डिजिट क्लासिफिकेशन होगा। हालांकि जैसे कि अरुण जी से पहले बात हो चुकी है, उनके राज्य में ये बहुत ज्यादा है, यानी कि ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, इस तरीके से उनका 9 और 9 18 डिजिट का है, शायद 21 डिजिट का है। कितने का है अरुण जी, आपने बताया था मुझे?
सर ज्यादा है, स्टार्टिंग का मेजर माइनर सेम है, उसके हाँ। बाद में आपका जो स्कीम जो है वो 4 है, डिटेल्ड हेड 5 है और मतलब ऑब्जेक्ट बहुत हेड 2 ज्यादा है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझिए कि राज्यों वाला आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको हर हाल में केंद्र वाला ही लिखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, एमएसएम, एफडीओ। अच्छा, कुछ लोगों को, मेरे व्यूअर्स को ये लग रहा हो कि मैंने लकीर खींच के इसको अलग अलग क्यों कर दिया है, एमएसएम ऊपर लिखा, एफडीओ नीचे लिखा, क्या मैंने ये रैंडम किया है? नहीं, इसके पीछे कुछ सोची समझी मेरी चाल है। चाल ये है कि एमएसएम जो है वो डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन द एडवाइस ऑफ सीएजी। हमारे डिपार्टमेंट से एडवाइस लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि किसका मेजर हेड क्या होगा। एज फॉर एग्जांपल, मैं इसको मिटाता हूं ऊपर से, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल, जब शुरुआत में आपने मेजर हेड पढ़ा होगा जीएसटी से पहले, जिन जिन लोगों ने जीएसटी से पहले मेजर हेड पढ़ा होगा उनका मेजर हेड चालू होता था 0020 से, और उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ आगे आगे बढ़ता गया। लेकिन जीएसटी इंट्रोड्यूस जब हुआ, जीएसटी, अब उसका मेजर हेड हमको डिसाइड करना पड़ा, हमको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएजी की सलाह पर उसका जो मेजर हेड डिसाइड किया वो 0005 से लेकर के 6, 7, 8 और 9 तक डिसाइड किया। ये नया मेजर हेड बन के निकल के सामने आया, ठीक है। इसी वजह से ये तय हुआ, नहीं ये समझ में आया, तय तो पहले से था, ये समझ में आया कि लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड जो है उसमें एमएसएम का जो हिसाब है ऊपर वाला 3 यानी कि डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट फिक्स होते हैं। यहाँ पर केवल 4 डिजिट मेजर हेड देखा आपने, इसके आगे 2 डिजिट सब मेजर हेड भी देख लीजिए, इसके आगे और माइनर हेड भी होगा 101, समझे। इतना 9 डिजिट तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन द एडवाइस ऑफ सीएजी। और नीचे के जो 6 डिजिट हैं वो डिजिट 6 रहेंगे कि 10, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन द एडवाइस ऑफ एजी। यहां तक सब लोग को मामला समझ में आ रहा है? इसी वजह से मैंने इसको अलग अलग किया है। क्लियर है? Yes, sir. हेलो, यस सर। जी सर। है ना। चलिए, तो अब हम इसको यहां मिटा देते हैं। पहले तो हमने देख लिया एप्रोप्रिएशन, अब हम लोग देखेंगे रीएप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। रीएप्रोप्रिएशन के लिए चैप्टर नंबर 2 में फिर से कुछ दिया हुआ है। हम लोग एक बार चैप्टर नंबर 2 देखेंगे रीएप्रोप्रिएशन के लिए, और उसके बाद में हम लोग इस वाले चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है ना। तो अब कोई भी एक आदमी मुझे बताइए कि रीएप्रोप्रिएशन चैप्टर 2 में कहां दिया हुआ है, डेफिनेशन वाले चैप्टर में। पॉइंट नंबर 48। पॉइंट नंबर 48, ठीक है। पॉइंट नंबर 48 आप लोग कोई जो बोल रहे हैं वही पढ़िए। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? Reappropriation means the transfer of funds from one primary unit of appropriation to another such unit. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड, इसका मतलब कि फंड जो पहले से था उसका ट्रांसफर किया गया, कहां से कहां तक? वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर, ठीक है। वन पीयूए टू, ऐसा ऐसा नहीं करते, पीयूए 1 टू पीयूए 2, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन 1 से प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन 2 तक, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया गया है। हम लोग प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है पहले से जान ही चुके हैं, ये भाई ये ऑब्जेक्ट हेड होता है कि नहीं। और हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हाँ, रीअप्रोप्रिएशन के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में ही हमको इन चैप्टर्स में पढ़ना है। तो अब हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्टरी देख लिया है, एप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन देख लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं पॉइंट 5 नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें क्या ऐसा कुछ है जो हमको और बताना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। 5.2 ग्रांट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग यहां से आते हैं, ठीक है। तो चलिए 5.2 ग्रांट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये भी आपको पहले बताया गया है चैप्टर 2 में कि ग्रांट क्या होता है। तो मुझे कोई बताइए कि ग्रांट क्या होता है चैप्टर 2 के हिसाब से। और पहले पर बताइए आर्टिकल नंबर कितना है ग्रांट का? और फिर पढ़िए क्या है 28 आर्टिकल में ग्रांट का मतलब।
provision of funds approved by parliament. हाँ, प्रोविजन ऑफ फंड, ठीक है, Approved by अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, है ना। तो आप बताइए कि क्या अंतर है ग्रांट में और एप्रोप्रिएशन में। प्रोविजन ऑफ फंड यहाँ है अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, और एप्रोप्रिएशन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो लिखा था असाइनमेंट ऑफ फंड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है हम इसको आपको बताते हैं। देखिए, अप्रोप्रिएशन माने क्या है। मान लीजिए कि आपने अपने छोटे भाई को मार्केट भेजा, 100 रुपए दिए, राइट, और उन्हें उसे नहीं बताया कि तुम्हें 100 रुपए कैसे खर्च करने हैं, तो वो अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ। वो जहां मर्जी करे वहां खर्च करेगा, दैट इज हिज पॉकेट मनी। बट अगर आपने उसे पहले ही बता दिया है कि तुम्हें 10 रुपए का धनिया लेना है, 10 रुपए का आलू लेना है, राइट, चाहे जितना भी अमाउंट हो, मतलब सॉरी मात्रा हो, और आपको रेट फिक्स कर दिया है कि आपको आलू में मैक्सिमम इतना ही खर्च करना है, ठीक है, धनिया में इतना ही खर्च करना, मतलब 10 रुपए। उसके बाद में आपको पेन लेना है 10 रुपए का, इस तरीके से आपने 10 यूनिट उसको बता दिए, सबके मान ली कीमत 10-10 रुपए है। तो यही हुआ अप्रोप्रिएशन, समझे कि नहीं। अप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कि आपने अलॉट किया है कि किस रुपए को, नहीं, अप्रोप्रिएशन का मतलब जो स्पेसिफिक है, असाइन किया है फंड को, फंड को आपने असाइन किया है ताकि आप उसको पहले बता सकें कि तुम्हें इस मद में अधिकतम इतनी धनराशि खर्च करनी है। अब उसी असाइनमेंट को जब पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो वो ग्रांट बन जाता है। इसी वजह से इसको बोथ ग्रांट एंड अप्रोप्रिएशन कहते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है जो अंतर करता है, ग्रांट जहां रिसीट एंड पेमेंट दोनों के लिए होता है, क्योंकि प्रोविजन ऑफ फंड है, समझे कि नहीं। तो आपको रिसीट करने के लिए भी नहीं, ग्रांट हमेशा एक्सपेंडिचर की होता है, ऑलवेज, कभी भी नहीं। प्रोविजन ऑफ फंड है अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, ग्रांट हमेशा एक्सपेंडिचर की होता है। और अप्रोप्रिएशन असाइनमेंट ऑफ फंड है, ग्रांट है प्रोविजन ऑफ फंड अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 5.2 पे। A grant or supplementary grant may be in respect of expenditure falling and may be in respect of expenditure, सिंपल सा बात है, हमेशा एक्सपेंडिचर के लिए होता है। falling under one or more major head or sanction of a major head for purpose of financial control, the grant allotted to each major head of account is divided into primary unit of appropriation। इसी ग्रांट को दोनों एक्सपेंडिचर के लिए होगा, बिल्कुल दोनों ही एक ही मतलब है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, अप्रोप्रिएशन का मतलब कि आपने एक यूनिट को 10 रुपए अलॉट किए, ग्रांट का मतलब है कि उस 10 रुपए को पार्लियामेंट ने मंजूर किया। आप समझ रहे हैं अप्रोप्रिएशन और ग्रांट में क्या डिफरेंस है? सर, ठीक है, एप्रोप्रिएशन में स्पेसिफाइड जॉब रहेगा। क्या बोल रहे हैं? एप्रोप्रिएशन में स्पेसिफाइड जॉब है कि इस काम के लिए है ना। हाँ, इसे अप्रोप्रिएशन तय करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है तो वो ग्रांट नहीं बन पाएगा, खाली अप्रोप्रिएशन रह जाएगा। और जब तक पार्लियामेंट अप्रूव ना कर सके, ना करे, तब तक आप उसमें से खर्च कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहां मिटाते हैं और हम लोग आते हैं ग्रांट की डिटेल पे। पहले हम लोग गवर्नमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि इसी में लिखा हुआ है 5.2 में, और हम लोग उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 5.2.1 ग्रांट का डेफिनेशन है, 5.2.2 फॉर्म ऑफ अकाउंट है, मेन डिवीजन ऑफ अकाउंट। चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं 5.2.2 से। मैंने इसको लेकर के पहले बहुत सारी क्लासेस करी है, लेकिन इस तरीके से पारा वाइज कभी नहीं बतलाया है। हालांकि इसमें जितनी बातें कही गई हैं सब मैंने बताया हुआ है, बट क्योंकि मेरे व्यूअर्स YouTube में मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं पारा वाइज आगे बढ़ रहा हूँ, सो दैट उनको ना लगे कि यार ये कहां से कहां हो रहा है। मुझे किसी ने फोन करके बताया भी था कि आप बीच बीच में रैंडमली पढ़ा रहे हैं। नहीं, रैंडमली नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मैं रिलेट कर रहा हूँ।
लेकिन आप जब मेरा बाकी का वीडियो देखेंगे तो जो सेक्शन छूट गए हैं आपको वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग आते हैं मेन डिवीजन ऑफ अकाउंट। तो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट सब लोग जानते हैं, 3 डिवीजन है, कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी और पब्लिक अकाउंट। ठीक है, और ये जो है ना ये डिवीजन है। क्या है ये? डिवीजन। और फिर ये बटा हुआ है सेक्शन में। किसमें बटा हुआ है? सेक्शन में। अब हम थोड़ा सा बुक छोड़ेंगे और हम लोग उसको देखेंगे कि फटाफट कैसे कवर कर सकते हैं। तो सेक्शन कौन सा है? रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये एक्चुअल में शुरू होता है कंसोलिडेटेड फंड 0005 से लेकर रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू रिसीट 5 से लेकर के 1606 है ना जी, कि 1605? तो नहीं बोलिएगा तो हमको अपने देखना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसीट कितना दूर तक है? अच्छा, ये जो डिवीजन है केवल मेजर हेड वाइज है, ठीक है ना, माइनर हेड वाइज नहीं है। 1606 ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चालू होता है 2011 से लेकर 2600। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, नहीं 3606। ठीक है, कैपिटल रिसीट का एक ही है, वो है 4000। और कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर चालू होता है 4046 से लेकर 7999। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोन नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल इसका हेड ही है, हेड का नाम है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावे बहुत सी चीजें शामिल हैं। उदाहरण के तौर पे पब्लिक डेट, लोन, इंटर स्टेट सेटलमेंट और ट्रांसफर टू कंटिंजेंसी। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। इसमें से ये वाला डिवीजन है, ये वाला सेक्शन है, 4 सेक्शन। और इस सेक्शन के बाद में इसका जो बंटवारा हुआ है वो सेक्टर में हुआ है। किसमें हुआ है? सेक्टर में। किसमें हुआ है? सेक्टर सेक्टर में। जैसे कि रेवेन्यू रिसीट का जो सेक्टर है, अब जो पुराने लोग हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो धराधर बताए सेक्टर कौन सा है रेवेन्यू रिसीट का सेक्टर। अरे सर जनरल रेवेन्यू, क्या बोलिए? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बिल्कुल सही। टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ग्रांटेड, सही, GIA। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जरा हमको सेक्टर बतलाइए तो।
सोशल सेक्टर, रेवेन्यू सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल नहीं, रेवेन्यू गलत इकोनॉमिक। गलत गलत गलत। सेक्टर नहीं है, सर्विसेज है, सर्विसेज। जनरल इकोनॉमिक। जनरल सर्विस। है वो है। सुनिए, जिनका जो बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है वो अपना माइक बंद कीजिए पहले प्लीज। रेवेन्यू रिसीट 3 सेक्टर में है, 3 सेक्टर में 1 2 3, ठीक है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4 सेक्टर में है, 4 में क्या क्या कहते हैं? जनरल सर्विस जीएस, सोशल सर्विस एसएस, इकोनॉमिकल सर्विस दैट इज नॉट सेक्टर, दैट इज सर्विस, और ग्रांट इन एड। है ना। हाँ, तो जनरल सर्विस, अच्छा अच्छा अच्छा। सोशल सर्विस, इकोनॉमिकल सर्विस और ग्रांट इन एड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ सर। कैपिटल रिसीट का कोई सेक्टर है, हाँ या ना? नो सर। बिल्कुल सही, क्यों नहीं है? सर 4000 एक ही हेड है, 4000। एक ही है, बिल्कुल सही, एक ही है। 4000। यही वजह है ना। अब हम लोग बात हाँ करेंगे सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कितने सेक्टर हैं? 8 है। 8। जी बोलिए, 8 कौन 8। से कौन से? कौन से कौन से? 4 पहले वाले, बोलिए बोलिए। ये तो 4 पब्लिक पहले डेट, वाले, लोन, ये 4 हो गया। हाँ, और सर सर जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन, पब्लिक डेट, लोन्स एंड एडवांसेस, इंटर स्टेट सेटलमेंट, ट्रांसफर टू कॉन्टिजेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने इसीलिए दोनों को लिंक कर दिया यहाँ पे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में ही ये 4 सेक्टर हैं, जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिकल सर्विस एंड ग्रांट इन एड। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा 4 इधर भी हैं, पब्लिक डेट, लोन्स एंड एडवांसेस, इंटर स्टेट सेटलमेंट एंड T2C, मतलब ट्रांसफर टू कंटिजेंसी। ठीक है ना? यस सर। हेलो, ठीक है। Yes, अभी तक sir. हम लोग केवल कंसोलिडेटेड फंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंसोलिडेटेड फंड। हाँ, और ये हम लोगों ने सेक्टर पढ़ा है। सेक्टर के नीचे सब सेक्टर भी है, क्या ये पता है आप लोगों को? जिनको जिनको नहीं पता है वो हाँ हो कीजिए तो जरा। सेक्टर के नीचे सब सेक्टर है। हाँ सर, नहीं मालूम। नहीं पता है ना? नहीं सर। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेवेन्यू रिसीट में, है ना। रेवेन्यू रिसीट के हम लोगों ने 3 सेक्टर देखे। कौन से? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट इन एड। बहुत बढ़िया। जितना बार बोलिएगा उतना ही आसानी से याद हो जाएगा। ये सेक्टर है, क्या है ये? सेक्टर। सेक्टर, है ना। अब हम लोग सब सेक्टर भी देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो टैक्स है, टैक्स रिवेन्यू, है ना। यस सर। इसको सब सेक्टर में किसमें बांटा गया है? बांटा गया है जीएसटी। ए है जीएसटी, माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सब सेक्टर है। मैं क्या लिख रहा हूं अब? सब सेक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टी, कैपिटल एंड अदर ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी, कैपिटल, कॉमा देने से काम चल जाएगा, एंड अदर ट्रांजैक्शन। इसी ने आपको लगता है शेयर मार्केट वाला टैक्स। जब आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करते हैं, जो टैक्स बुकिंग होता है वो इसी में बुक होता है। सब टैक्स रिवेन्यू है या नहीं है? और जो डी, कमोडिटीज एंड सर्विस अदर देन जीएसटी, मतलब वैट समझिए ना, वैट अदर देन जीएसटी।
तो सोचिए जब जीएसटी नहीं था तब ए था ही नहीं, ये वाला ए था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और डी नहीं था, समझे, ये सी था। तो अब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो सब सेक्टर बदल गए हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? हेलो, यस सर। और ये जो रेंज है इसका 0005 से लेके 0009 तक है ना। इनकम टैक्स का जो रेंज स्टार्ट होता है वो 00, प्लीज जिनकी गाड़ी चल रही है वो बंद कीजिए अपना, वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा जबरदस्ती। हाँ ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला जो मसला है 0020 से लेकर के 0028 तक है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब यहाँ 0009 में खत्म हो गया तो 0010 कहाँ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कहाँ गया? यहाँ तो सीधे 20 से चालू हो रहा है कि नहीं? जो नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे खाली हैं। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले पूरा 1 से लेकर 19 तक खाली रखा गया था, और आगे बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है उसको आप लोग खोजने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। जो कुछ नहीं है एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, क्योंकि उसको खाली रखा गया है ताकि भविष्य में अगर कोई नया इंट्रोड्यूस हो जाए, कोई टैक्सिंग हेड इंट्रोड्यूस करना पड़े, कोई नॉन टैक्सिंग हेड इंट्रोड्यूस करना पड़े, कोई जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिकल सर्विस, कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करनी पड़े, तो उसको वहां कहां फिलअप किया जाए उसके लिए जगह हर जगह छोड़ के रखा गया है। ठीक है, सो दैट दिस इज कॉल्ड अ रोबस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है ना। चलिए, ये केवल मेजर हेड वाली बाइफर्केशन है। सर ये सी क्या है सर? सी क्या बोल रहे हैं? सी सर। सी है प्रॉपर्टी, कैपिटल एंड अदर ट्रांजैक्शन। ओके ओके। इसका है 0029 से लेकर 0035। ये सब सेक्टर है मैडम। और वैट के लिए जो है 0036। तो अब आप देखिए यहाँ जगह खाली नहीं है, 28/29 चालू है, 35/36 चालू है, यहाँ जगह खाली नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जगह खाली है, जहां खाली है वहां खोजने में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। यस सर। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई एक चैप्टर है, जैसे सब चैप्टर जीएसटी है, तो वो पूरा भरा हुआ है, उसके बीच में खाली नहीं मिलेगा। यानी 5 के बाद 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा। उसी तरीके से 20 के बाद 21 मिलेगा, 22 मिलेगा, 23 मिलेगा, 24, 25, 26, 27, 28 मिलेगा। मतलब कंटिन्यूअसली मिलेगा। जहां नहीं मिलेगा वहां पे सब सेक्टर के बीच का पोर्शन खाली है, यानी एक सब सेक्टर पूरी तरह से भरा हुआ है, वहां पे कहीं आपको गैप नजर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये हम लोग पढ़ रहे थे किसका? टैक्स रिवेन्यू का, है ना। अब हम लोग आते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू, एनटीआर और रामचरण। ठीक है, नॉन टैक्स रिवेन्यू में जो ए है वो है फिस्कल सर्विस। क्या है? फिस्कल में तो समझते हैं, वित्तीय सेवा। ठीक है ना। और फिस्कल सर्विस का जो है वह है 0046 एंड 47। ठीक है, इसका जो बी है वो है इंटरेस्ट रिसीट। (0048) एंड 0049। अच्छा, आप लोग किसी को 0049 हेड याद आ रहा है? हाँ सर। 48 है ही नहीं, 49 में 50 है, 49 है और 50 है। तो 0049 याद आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। तो आप करिएगा। यस सर। फिस्कल सर्विस मैंने क्या? तो फिस्कल सर्विस का मतलब है करेंसी, क्वाइनेज एंड मिंट।
समझे, जहां पे टिकट ढाले जाते हैं, करेंसी क्वाइनेज एंड मिंट, ये आपका 46 और 47 में आता है। ठीक है, क्या बोले सर? करेंसी क्वाइनेज एंड मिंट, करेंसी मतलब नोट जहां छपता है ना जी। हाँ सर। आप एक छोटी सी मैं उदाहरण देता हूँ, आप कोई भी चेक अगर छपवाइएगा ना तो आपको इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में भेजना पड़ेगा चेक छापने के लिए। वहां जब चेक छाप करके देगा ना, पर बुक का 600 रुपया चार्ज करेगा। तो जो 600 रुपया उसको मिल रहा है, गवर्नमेंट उसको कहां पर बुक करेगी? यही 0047 में बुक करती है। समझ में आई बात? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग रिसीट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिसिप्ट। सरकार की आमदनी। सरकार की आमदनी, चाहे आप 500 रुपया दीजिए, 600 रुपया दीजिए, जो रुपया दीजिएगा उसको कहीं ना कहीं इसको बुक करना होगा ना जी। तो किस मेजर हेड में डालेगा? तो 0047 में डालेगा। क्लियर है? और जी। 46 में क्या डालेंगे? ये हो गया ए बी, और सी जो हो गया सब सेक्टर हो गया अदर नॉन टैक्स रिवेन्यू। ये सब सेक्टर है, ठीक है ना? ठीक है, मजेदार बात मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सब सेक्टर के नीचे भी फिर डिवाइड है, राइट? और क्या डिवाइडेड है? जीएस, एसएस, ईएस, ये डिवाइडेड है। ये सुना है कहीं आपने? जीएस, एसएस, ईएस? हाँ सर। ये अदर नॉन टैक्स रिवेन्यू में जनरल सर्विस, सोशल सर्विस और इकोनॉमिकल सर्विस, ये वही है जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेक्टर बन जाता है। यहाँ सब सेक्टर से भी नीचे है, पर ये है यहाँ भी। इसका मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू सेक्टर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेक्टर बन गया है, उसके जो मेजर हेड है, उसके मेजर हेड यहाँ दिए हुए हैं और हैं। यानी कि आप सोचिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक हेड डिसाइड किया गया है, वह है 0055, ठीक है ना? तो 2059 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जनरल सर्विस में आता है और 0059 अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ठीक है? अच्छा, जो थोड़ा एडवांस पढ़े हुए हैं उनको याद होगा, एक माइनर हेड हमने बताया था 900, याद हो रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है? हाँ सर। माइनर हेड 900 याद आ रहा है किसी को? कोई हाँ नहीं बोलता है। हाँ सर। हाँ सर। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। नहीं 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 नहीं, कौन बता रहा है? वो 911 है शायद, सॉरी। रिफंड ऑफ रेवेन्यू सर। रिफंड ऑफ रेवेन्यू, यानी और वो भी केवल और केवल नॉन टैक्स रेवेन्यू में, टैक्स रेवेन्यू में नहीं। यही नॉन टैक्स रेवेन्यू में यही वाला है, 3 गो ए बी सी, फिजिकल सर्विस में और इंटरेस्ट रिसीट में और बाकी अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में। हमने किसी में भी आप रेवेन्यू रिफंड कर रहे हैं, ये तो आपके साथ रेवेन्यू है ना। आप 900 को भूल जाइए, ये सब क्या है? रेवेन्यू है। तभी नॉन टैक्स रेवेन्यू आप कह रहे हैं। रेवेन्यू माने आमदनी, और उस आमदनी में से कुछ पैसा आपको वापस करना पड़ रहा है। तो किस हेड से किस हेड से वापस करेंगे? 900 माइनर हेड से। समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ सर। ये इसी में लागू पड़ेगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। सर ये जीएस, ईएस, एसएस का थोड़ा बता दीजिए तो दोबारा कैसे आ गया है? अरे भैया, आपको देखिए हम बता रहे हैं, देखिए इसको मिटावे हम। हाँ सर। सर 900 वाला बता दीजिए ना, क्या बताए थे? बताएंगे मैडम, वो तो जो एडवांस पढ़े हुए उनको हम याद करवा रहे थे, आप लोग को तो बताते करेंगे। जो बिगिनर्स हमको टेंशन लेने का नहीं है, जो एडवांस में है उनको हम चेक करते रहते हैं, समझे? चेकिंग जरूरी है। बिगिनर्स वाले बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए, आपको मैंने बताया था कि अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पे ये सी है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1 है जीएस माने जनरल सर्विस, 2 है सोशल सर्विस। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कहां से अप्रोप्रिएशन चैप्टर था और कहां पे ये सब आप लोग सब पढ़ रहे हैं। दरअसल पूरे का पूरा पीसी 21
और आपके पीसी 16 में भी लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड का जो पोर्शन है वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आपको लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड का मेरे पास आप देख सकते हैं, इसका फोटोकॉपी है, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट करेक्शन स्लिप इनकॉर्पोरेटेड अप टू 898, दैट इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ दैट बुक। ठीक है, इसी में से आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं पूरे गवर्नमेंट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत हो जाइए कि ये क्या है। खैर, इन्होंने सवाल पूछा था नॉन टैक्स रिवेन्यू में जो पोर्शन नंबर सी है अदर नॉन टैक्स रिवेन्यू, उसमें 1 है जनरल सर्विस, 2 है सोशल सर्विस, 3 है इकोनॉमिकल सर्विस। अब आपको मैंने याद करवाया था कि जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वहां पर यही में चालू भी होता है, यही में चालू होता है। माने ए मिंट वाला और बी इंटरेस्ट वाला वहां है ही नहीं भैया। मिंट होगा और इंटरेस्ट होगा, दोनों ही केस में वो आपकी आमदनी है, खर्चा है ही नहीं। समझे कि नहीं? आप हमेशा उसमें आमदनी पाते हैं, खर्च करते ही नहीं है, इसी वजह से वो आपके रिवेन्यू में एक्सपेंडिचर में है ही नहीं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर में क्या आ गया? एक्सपेंडिचर में 2055 पुलिस हो गया। हाँ सर। ये जो हो गया ना वो जनरल सर्विस का हिस्सा है। हाँ सर। अब मान लीजिए पुलिस ने चालान काटा, समझे कि नहीं? तो चालान काटा तो पुलिस की गवर्नमेंट की आमदनी हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। तो वो तो ये तो खर्चे का लगेगा 055। वो अगर चालान काटेगा तो उसको तो 0055 मिलना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ, ये 0055 जो जाएगा वो यहाँ जाएगा अदर नॉन टैक्स रिवेन्यू में जनरल सर्विस में। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, चलिए सोशल सर्विस का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, सोशल सर्विस में एक एग्जांपल है मेडिकल और हेल्थ। ठीक है, तो मेडिकल और हेल्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सोशल सर्विस की। ठीक है, एजुकेशन भी सोशल सर्विस में ही आएगा, पर फिलहाल हम देख लेते हैं मेडिकल माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत कम। क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, बेहिचक बोलिए, आप लोग काहे को टेंशन ले रहे हैं? 0210 पहले हम 2210 में जाएंगे। 2210 इसका मेजर हेड है, 2210 ये एक्सपेंडिचर का हेड है। तो पूरा हॉस्पिटल में दवाइयां आ रही हैं, स्टाफ की सैलरीज है, बिजली का खर्चा है, जो भी है पूरे हॉस्पिटल में, नया हॉस्पिटल बनवाना है, रिपेयर मेंटेनेंस करवाना है, जो कुछ भी है सब का सब 2210 में जाएगा। ये सब खर्चा ही है और हॉस्पिटल में सरकार को बहुत खर्चा है। तो सोशल सर्विस है ना, सोशल सर्विस में सरकार का आमदनी ना के बराबर है, इसीलिए कहा जाता है गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट। समझे कि नहीं? तो वेलफेयर में इसका बहुत खर्चा है और आमदनी, इसमें पैसा है आमदनी लेकिन बहुत नाम मात्र का। उदाहरण के तौर पे आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, और एक पर्ची कटवाइए। पर्ची कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की। समझे? ये 5 रुपए की पर्ची जो है, ये 5 रुपए का जो आमदनी को कहाँ रखेगा? तो 2210 में खर्चा है तो 0210 में आमदनी होगी। यस सर। हमने किसका एग्जांपल दिया? सोशल सर्विस का। क्या किसी को इकोनॉमिकल सर्विस का एग्जांपल चाहिए? हाँ सर। नो सबसे सर। पॉपुलर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। समझे कि नहीं? ये इकोनॉमिकल सर्विस में आता है। झाड़, जंगल झाड़, दूध, क्रॉप हस्बेंड्री जो फसल उगाते हैं वो, एनिमल हस्बेंड्री जानवर, डेवलपमेंट माने दूध वगैरह, फिशरीज मछली पालन, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, फूड स्टोरेज, सब इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर है, सब का सब। हिल एरिया, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, मेजर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, ठीक है, सब इकोनॉमिकल है, सब का सब। पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड माइन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको सोलर कहते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, समझे? इंडस्ट्रीज, विलेज एंड इंडस्ट्रीज, सिविल एविएशन माने पानी का जहाज, रोड ये सब। सुनिए, रोड हमारा जो पीडब्ल्यूडी का जो मैक्सिमम है वो इकोनॉमिक सर्विस में आता है, सोशल सर्विस में नहीं आता है और जनरल सर्विस में भी नहीं आता है। आप समझ रहे कि नहीं? इसमें तो आमदनी है सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि
खर्चा ही खर्चा भाई, आमदनी नहीं है। सुन लीजिए, केवल सबसे ज्यादा आमदनी, हाँ, रेवेन्यू रिसीट में जो सबसे ज्यादा आमदनी है वो नॉन टैक्स, सॉरी टैक्स रेवेन्यू में, समझे? नॉन टैक्स रेवेन्यू में एकदम नाम मात्र का आमदनी है। यानी कि अगर आप बात करिएगा टोटल रिसीट का, समझे, तो इसको आप 70% मान लीजिए, इसको आप 25% मान लीजिए, अभी 5% होगा, इतना भी नहीं होगा ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, बहुत कम। गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू से आमदनी नहीं है जी, उसका खाली बुकिंग कहाँ बुकिंग कर देगा उसके लिए जगह बनाया गया है। हालांकि सबसे ज्यादा मेजर एडीसी को अलॉट किया गया है। ठीक सर। समझ गए? यस सर। चलिए इसको मिटा देना। हाँ सर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर में नहीं कन्वर्ट होता है। टैक्स रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है ही नहीं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का आपको मैंने बतलाया था, रेवेन्यू का, नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो स्टार्टिंग है वो है 0046 से। कहां से स्टार्टिंग है? 0046 है ना। अब एक काम कीजिए जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का स्टार्टिंग देखिए तो कहां से है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का स्टार्टिंग 2011 से है ना? हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। 2011 से है सर। पर 2011 का 0011 होता ही नहीं है, अभी तो मैंने बताया। 0009 के बाद में सीधे 0020 है। हाँ सर। समझे कि नहीं? ये होता ही नहीं है, नहीं होता है ना। हाँ सर। तो जब ये नहीं होता है और मेजर हेड में एक्सपेंडिचर में है और रिसीट रेवेन्यू रिसीट में है नहीं, तो उसके लिए कौन सा रिसीट हेड डिसाइड किया गया है? 2011, 0075, 2012, 2013, 2014, 2015। अपना वाला कौन सा है? 2016। अपना वाला है ऑडिट, है ना। आप अकाउंट्स के हैं कि ऑडिट के? तनख्वाह आपको ऑडिट से ही मिलता है, 2016 ऑडिट से, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में हम लोग का जो डिपार्टमेंट है वो ऑडिट है। समझ गए? यस सर। हाँ सर, इसलिए सैलरी जब क्रेडिट होता है वही दिखाता है। हाँ बिल्कुल वही लिखबे करे, और कहाँ लिखेगा? इसका कोई रेवेन्यू रिसीट हेड नहीं है। यस सर। नो रेवेन्यू रिसीट हेड। इसी वजह से इनका जो भी बुकिंग होता है सब 0075 में जाता है। कहाँ जाता है? 0075। और 0075 कौन सा हेड है? मिसलेनियस। बिल्कुल सही, मिसलेनियस जनरल सर्विस। जनरल सर्विस, मिसलेनियस जनरल सर्विस। सोशल सर्विस नहीं है, इकोनॉमिकल सर्विस नहीं है, केवल जनरल सर्विस का ही आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। किनका आवाज बहुत कर रहा है जी? प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए। मनोज कुमार जी आपका आवाज कर रहा है। तानू दास को। पता नहीं कैसा कर रहा है। हाँ सर। म्यूट ऑल। चलिए, तो अब आप लोगों को मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि जो 0075 है वो केवल मिसलेनियस जनरल सर्विस का रिसीट लेता है, सोशल सर्विस का, इकोनॉमिकल सर्विस का नहीं लेता है। जनरल सर्विस का लेता है। ऐसे जनरल सर्विस जिनका कोई मेजर हेड डिसाइडेड नहीं है वो 0075 में अपना पैसा ले सकते हैं। सोशल सर्विस और इकोनॉमिकल सर्विस के लिए रिसीट हेड भी है और एक्सपेंडिचर हेड भी है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हेलो सर इसका क्यों नहीं है सर, इसका जनरल सर्विस का सारे? नहीं, सबका नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ जनरल सर्विस ऐसे हैं जिनका नहीं है, सबका नहीं है, ऐसा बात नहीं है। उदाहरण के तौर पे जनरल सर्विस में मैंने तो बताया था, पुलिस वाला। जनरल सर्विस है पुलिस वाला, 0055 है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। समझे कि नहीं? जब ऐसा नहीं है कि सारे जनरल सर्विस के लिए नहीं दिया गया है। अब उदाहरण के तौर पे पार्लियामेंट है, समझे, 2011 जो है प्रेसिडेंट है,
अब प्रेसिडेंट का जो रिसीट होगा, समझे कि नहीं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं दिया गया, तो उनका भी 0075 में बुकिंग होगा, समझ रहे कि नहीं? हाँ सर। ना प्रेसिडेंट 1-2 में है, ये 1-2 में प्रेसिडेंट, 1-1 में पार्लियामेंट है, पहले हम बोले थे 2011 पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कुछ भी 2-4 रुपया भी अगर क्रेडिट होता है तो वो सब 0075 में क्रेडिट होगा, मिसलेनियस जनरल सर्विस, ठीक है? अब मामला समझ में आया हेलो, सर। क्या बोल रहे हैं? सर अब मामला समझ में आया है, क्योंकि पार्लियामेंट में खर्चे खर्चा है, आमदनी थोड़ी है सर, इसलिए रिसीट हेड नहीं है। हाँ, अब कौन पूछ रहे थे? पूछिए पूछिए। सर हाँ सर ये हम हमारे रेवेन्यू इसमें लाते हैं 0075 में सर, जनरल सर्विस में, तो इसी में रेवेन्यू रहेगा, क्योंकि उसको तो हमें दूसरे में एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अलग से मेजर हेड, तो बिल्कुल। इसी में रहेगा ना सर? ओके सर। नहीं, एक्सपेंडिचर का तो मेजर हेड है मैडम, रेवेन्यू का मेजर हेड नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट का, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट का नहीं है, इनका हाँ। रेवेन्यू रिसिप्ट का नहीं है, इसका इसमें ही रहेगा ना 0075 में। बस ठीक है, किसी भी मेजर हेड का मामला हो, ठीक है ना, अगर उसका रेवेन्यू रिसीट का हेड नहीं दिया हुआ है तो उसको 0075 में आप आराम से बुक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए, तो यहां तक हम लोग को मामला समझ में आ गया था? हाँ सर। आया था कि नहीं? हाँ सर। अब जो एक काम की बात है वो हम बता देते हैं आपको। काम की बात क्या है कि जो ACLE जिन्होंने पढ़ा है, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल, उसमें DDR हेड का जिक्र किया गया है। क्या कोई जानता है कि DDR हेड क्या है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल पूरे मेजर हेड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सर्विस हेड एंड DDR हेड। उसमें से भी सर्विस हेड भी 2 हिस्से में है, समझे? रिसीट हेड एंड सर्विस हेड, मतलब एक्सपेंडिचर हेड नहीं, समझे कि नहीं? रिसीट हेड और सर्विस हेड, ठीक है? अब देखिए, सेक्टर के हिसाब से हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? तो रेवेन्यू रिसीट इसमें आ जाएगा, R&R, हम लोग लिखते हैं पॉपुलरली R&R, दैट इज रेवेन्यू रिसीट, ठीक है ना? उसके बाद में कैपिटल रिसीट इसमें आ जाएगा, ये रिसीट हेड हो गया, समझे कि नहीं? इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चारों, मतलब GS, SS, ES और GIA, ठीक है? और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी पहला 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी उसी तरीके से पहला 4, GS, SS, ES और GIA। अब जो मेरा वीडियो यहीं से देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, शुरुआत से देखिए प्रभु। ये हो गया सर्विस हेड। अब आ गए हम लोग DDR हेड पे। DDR हेड में फिर 2 हिस्से हैं, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का और एक हो गया पब्लिक अकाउंट का। अब कहिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ है भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 8 गो है, यहाँ 4 गो ना लिखे हैं, बाकी 4 कहाँ गया? बाकी 4 यहाँ आएगा। कौन सा? PD, LA, ISS और T2C, पब्लिक डेट, लोन्स एंड एडवांसेस, इंटर स्टेट सेटलमेंट और ट्रांसफर टू कंटिजेंसी फंड DDR हेड का हिस्सा है। और पब्लिक अकाउंट पूरा, पब्लिक अकाउंट कौन सा है? कोई मुझे बताएगा? पुराने स्टूडेंट बताइए पब्लिक अकाउंट। PD पब्लिक डेब्ट, लोन एंड एडवांस, पब्लिक डेब्ट, लोन एंड एडवांस। नहीं, ये पब्लिक अकाउंट का 6 को बताइए ना जी। कैश रिजर्व, नहीं, तब आप लोग सब भुला गए। SSPF, स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड,
देखिए फिर बहुत हल्ला हो रहा है। नरेश कुमार जी अपना हल्ला बंद कीजिए पहले। नरेश कुमार जी बंद कीजिए अपना माइक्रोफोन। चलिए, हाँ, पब्लिक अकाउंट के 6 सेक्टर हैं। कौन से? SSPF मतलब स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड। RF स्टैंड फॉर रिजर्व फंड, हम लिखेंगे इधर में, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद में क्या है जी? D&A डिपॉजिट। हाँ, D&A, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? DA, डिपॉजिट एंड एडवांस। उसके बाद सस्पेंस, रेमिटेंस, कैश, यही है। तो अब आप देखिए, सर्विस हेड जो है इस तरीके से बटा हुआ है और DDR हेड इस तरीके से बटा हुआ है। मामला समझ में आया आप लोगों को? हेलो सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। बस ऐसे ही आप लोग पढ़िएगा तब ना मजा आएगा। सर सर्विस हेड जो है वो एक्सपेंडिचर हेड नहीं है करके बोल रहे ना? हाँ, नहीं लिखा हुआ नहीं है, ACAG में सर्विस हेड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, एक्सपेंडिचर हेड होना चाहिए, समझे कि नहीं, लेकिन लिखा हुआ ऐसा ही है, समझे? ठीक है ना? अब देखिए, इसमें से जो खास अब ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कुछ ऐसे, इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा मेजर हेड सर याद कर लें, घोट के पी लें। तो भैया मेजर हेड कौन कौन सा घोट के पी लीजिएगा? पहला केस, वो मेजर हेड जिसमें सेक्टर या सब सेक्टर में एक ही हेड है। इसमें सेक्टर में या सब सेक्टर में एक ही हेड है, समझे? सिंगल हेड। वैसे मेजर हेड को जरूर घोट के पी लीजिए, माने आप मन में बिल्कुल भी डाउट मत पालिएगा। उदाहरण के तौर पे जो मेजर हेड सिंगल है, उदाहरण के तौर पे हम 0049, कोई डाउट नहीं है, सिंगल हेड है ये। 0075 सिंगल हेड है। 55 पुलिस याद कीजिए, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? इसको बिल्कुल मत भूलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद अपना 2016, हालांकि 11 से शुरू हो जाइए, 16 तक जाइए, समझे? उससे पहले अभी तो हम लोग एक्सपेंडिचर में कहा गए, अभी थे हम लोग कहाँ पे? ये हो गया रिसीट में। ग्रांट इन एड का 1601, 5 और 6, ठीक है, जरूर याद कर जाइए, ये हुआ रिसीट में। इसके अलावा भी है, लेकिन इतना जो सिंगल है और जो 1-2 है उसको जरूर देख जाइए। उसके बाद में एक्सपेंडिचर में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 20 सब में लगा हुआ है, इसलिए इसमें झंझट लेने का नहीं है, समझे? इसको जरूर देख जाइए, इसमें कोई दाग नहीं है, ठीक है? इसके अलावा और ऐसा कोई है जो सिंगल है? देखने जरा। नहीं। इसके बाद आप देख लीजिए अपने मन से, ठीक है? ग्रांट इन एड में आपका इसमें कोई झंझट नहीं है। क्यों नहीं झंझट है? 1601, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 नहीं है, ठीक है ना? तो 3 नहीं है, 03 लिखिए, लेकिन ऐसे काट दीजिए। 4, 5 और 6, तो ये पूरा एक्सपेंडिचर में, इसको जरूर देख जाइए। उसके बाद किसको देख जाइए? 4000 को। काहे देख जाइए? कभी कैपिटल रिसीट है, ठीक है? उसके बाद किसको देख जाइए? कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसको किसको देख सकते हैं आप लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ है? लोन है? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खाली ग्रांट इन एड लोन है, ठीक है ना? 1601 लिखा है। क्या बोल रहे हैं सर? 1601, 1602 लिखा है, वो 3601 होगा ना? 3602 होगा, एक्सपेंडिचर वाला है। अरे यार, थैंक यू।
ठीक है? सर ये 4000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, ये 4000 में क्या लिखे हैं सर? कैपिटल रिसीट है मैडम, CEIPT। यस सर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर का शुरुआत में जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिकल सर्विस, ग्रांट इन हेड में वैसा कुछ अलग से नहीं है, एकदम अलग हो। ठीक है, PD भी और LA भी एकदम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ISS और T2C बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 7810 ISS, इंटर स्टेट सेटलमेंट, और 7992C। ये एक ही मेजर हेड है पूरे सेक्टर का, इसलिए इसको तो जरूर याद कर लेंगे, मतलब इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। जो पूरे सेक्टर का एक ही मेजर हेड है उसको छोड़ने की गलती कभी ना करें, सिंगल हेड। ठीक है, अब आगे क्या है, कंटिंजेंसी फंड 8000। कंटिंजेंसी इसको जरूर याद कर दें क्योंकि एक ही हेड है ना। पब्लिक अकाउंट में हमने आपको 6 को बताया था कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो पब्लिक अकाउंट में जो 6 को बतलाया था उसमें SSPF, RF, ठीक है, ये सब के कई हेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में D माने डिपॉजिट, A माने एडवांस, उसके भी कई हेड हैं। उसके बाद डिपॉजिट एडवांस के बाद में आ गया सस्पेंस, उसके भी हेड बहुत सारे हैं। सस्पेंस के बाद में रेमिटेंस के भी हेड हैं, सस्पेंस का भी है, रेमिटेंस का भी है। लास्ट में जो बच गया आपका, वो क्या बच गया? कैश बैलेंस। कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का एक ही हेड है, 888। और ये अंतिम है, अंतिम। तो आपको मैंने बतलाया था कि भैया 4 डिजिट का है और ये मैक्सिमम जा सकता है 9999। मैंने आप देखिए कि पूरा का पूरा 1000 जो है यहाँ खाली छोड़ा हुआ है, 8999 लास्ट है। तो कोई अगर इस कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि नहीं हम तो 9999 तक याद करेंगे, भैया 9999 आइए नहीं है तो कहां से याद कीजिए। तो ये जो मेजर हेड है इतना आपको जरूर से जरूर याद रखना है एवरी टाइम। उसके अलावा भी मेजर हेड हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, उनको भी देखना है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। इसमें से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब कुछ और मेजर हेड है जो पॉपुलर है, उनको भी नोट करवा देते हैं आप लोगों को सेक्टर वाइज। पब्लिक अकाउंट में ही पहले आएंगे, मूव करेंगे पब्लिक अकाउंट में। ठीक है ना, SSPF तो ये हो गया प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड मामला है ना। तो प्रोविडेंट फंड का जो सबसे पॉपुलर मेजर हेड है वो 8009 है कि नहीं? मतलब ये GPF का ही है सर? हाँ जी, SSPF प्रोविडेंट फंड का जो सबसे पॉपुलर हेड है वो 8009 है, स्टेट प्रोविडेंट फंड। 8011 है सर उसका इंश्योरेंस का। हाँ वो है, ये कौन सा वाला है? 8011 इंश्योरेंस वाला CGI। हाँ, बार बार लिख देते हैं। ये GPF है और ये इंश्योरेंस है, GIS बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस, है ना। ये हो गया PF में। अब RF रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में कोई हेड है ऐसा स्पेसिफाई? नहीं, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है। डिपॉजिट में हम आ जाते हैं, ठीक है, RF को हटा देते हैं। डिपॉजिट में, डिपॉजिट में जो सबसे पॉपुलर हेड है वो 8443 है, सिविल डिपॉजिट, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। करेक्ट सर, समझे कि नहीं? ठीक है, हेलो। हाँ सर। एक और डिपॉजिट है जो बहुत मस्त है, समझे कि नहीं, वो है 8448, है कि नहीं? डिपॉजिट ऑफ लोकल फंड। इसको हमने ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा? इसलिए पढ़ना पड़ा कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत जो भी खर्चे करती है वो अपना अकाउंट AG को इसी हेड में देके भेजती है, 8448 में, लोकल फंड का डिपॉजिट।
और यहाँ पे एक मैडम है जो कि ट्रेजरी सेक्शन में काम करती है, उन्होंने मुझे दिखलाया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकल फंड का डिपॉजिट। एक कौन सा डिपॉजिट है? सिविल डिपॉजिट। इसके अलावा भी डिपॉजिट है, मिलिट्री है, डिफेंस है, सिविल एविएशन जो भी है, लेकिन आपको उसको अभी फिलहाल उतनी गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डिपॉजिट के बाद में क्या है? सस्पेंस। सस्पेंस बहुत वैरायटी का है, बहुत वैरायटी का। मतलब सस्पेंस, मैं कहता हूं अगर जो सस्पेंस में मास्टर, मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो सस्पेंस में मास्टर हो गया वो पूरे गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मास्टर है। सही बात है सर। क्या बोल रहे हैं? सही बात है, क्योंकि नहीं सस्पेंस हटेगा तो ओरिजिनल हेड में जाएगा ना सर, उसी से तो सब जानकारी मिल जाएगा ना पूरा। नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए मेरी बात में सही कह रहे हैं। जब आप काम करने के लिए उतरिएगा ना, और जब चैलेंजेस आएंगे, उस समय आपको पता चलेगा सस्पेंस कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। सर सस्पेंस सीजीए वालों ने ज्यादा यूज किया है 8670, 8675, 8658, ये इसका बहुत नहीं बार सर। बार होते हैं। हाँ तो वही हम लिख रहे हैं, 8670, 8675, 8675 तो हो गया डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई 8670 चेक एंड बिल हो गया ना। कैंसिल नहीं, चेक एंड बिल, हाँ बिल्कुल सही, ये हो गया चेक एंड बिल एंड बिल्स, ठीक है। ये आरबीआई सस्पेंस इतना इंपॉर्टेंट है ना, इंटर गवर्नमेंट, इंटर स्टेट सेटलमेंट, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट, सब जगह यही काम करता है। तो आपको जो यहाँ पे इंटर स्टेट सेटलमेंट का 7810 मिलेगा, समझे कि नहीं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में यही काम करता है आरबीआई। यस सर। कौन बोल रहा है सर? सर हम संगीता बोले थे। संगीता मैडम? हम बोले सर, संगीता बोले। हाँ, तो इसका मतलब कि आपके सेक्शन में ये काम होता है ना? सर पहले हम ट्रेजरी सेक्शन में थे, तो हम ट्रांसफर एंट्री किए थे सर, करते थे। और कोई है सस्पेंस हेड जिसके बारे में आप लोग हाईलाइट करना चाहेंगे? नहीं, देखिए अब आते हैं लोग रेमिटेंस पे, है ना। रेमिटेंस 8675 क्या है सर? ये 8675 आरबीआई सस्पेंस मैडम, नीचे लिखा है आरबीआई सस्पेंस। सर थोड़ा सा फंक्शन बता देंगे क्या सर, मेजर हेड सस्पेंस का? बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता का है। हाँ, अभी तक समझ में आ रहा है मामला? अभी हम क्या बता रहे हैं, कौन सा मेजर हेड आप लोगों को जरूर से जरूर याद रखना है ना। अब हम लोग रेमिटेंस पे 8782 रेमिटेंस सबसे ज्यादा, पूरा एजी ऑफिस जो काम करता है वो 8782 रेमिटेंस पे ही काम करता है। और 8782 रेमिटेंस पे पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कैश रेमिटेंस एंड एडजस्टमेंट बिटवीन ऑफिसर्स रेंडरिंग अकाउंट टू द सेम अकाउंट्स ऑफिसर। यही इसका सबसे खास बात है। मैंने ऐसे दो ऑफिस जो अपना अपना अकाउंट एक ही एजी ऑफिस को जमा करते हैं, उनके बीच में रेमिटेंस के लिए यही हेड यूज किया जाता है। कौन सा हेड? 8782, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ सर। एक और रेमिटेंस का हेड है 8786, एसीएजी पूरा चैप्टर 5 इसी से भरा पड़ा है, 8786 और 8793 से। रुकिएगा जरा, 8786 एंड 8793। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जान नहीं छोड़ने वाला है। और एसी सेक्शन, अकाउंट करेंट सेक्शन जो है, ये 3 हेड से ऑपरेट होता है, 8786, 8793, 8675। 8786 क्या है? हाँ बोलिए बोलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है क्या सर 8786? हाँ,
8786 सेंट्रल एंड स्टेट का है और 8793 स्टेट एंड स्टेट का है। Yes, sir. और सीबी के बारे में तो हम 8999 लिखिए दिए हैं, तो ये तो हमसे कोई नहीं लिखवाए तो ही अच्छा है। हेलो, Yes, sir. यही मैं आप लोग को पूरी डिटेल में बता रहा था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। होप आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छी तरह से, जी सर, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया।